शौकत जंग, नवाब ऑफ पूर्णिया, हाँ बताइए। हाँ कौन सा? फ्रांस का, फ्रेंच का। देखिए अगर स्ट्रेटजी की बात करेंगे ना तो ये सिचुएशन तो ब्रिटिश के सामने भी थी और फ्रेंच के सामने भी थी। बस ब्रिटिशर्स स्ट्रेटेजिकली उनसे ज्यादा बेहतर साबित हुई। उन्होंने टारगेट जो था, ये क्योंकि नॉर्थ इंडिया ब्रिटिशर्स नहीं जा रहे ना, वही बंगाल तक ही है। पहला टारगेट है बंगाल है ना। नॉर्थ इंडिया में अभी भी ट्रेड रूल है, क्योंकि जो बादशाह है अभी भी वो इतना डोमिनेट है, इतना मजबूत है कि वो आसानी से भी छोड़ेगा नहीं, या जो चाहते हैं वैसा करने नहीं देगा, मनमाना मनमानी। इसीलिए दोनों साउथ में ही रहते हैं। हाँ बस ये है कि वो अपने पौंडीचेरी का जो सेंटर था, उनकी वो सेंटर बंगाल था। बंगाल में रिसोर्सेज ज्यादा थे जिसका फायदा इन्होंने उठाया। पौंडीचेरी में वो रिसोर्सेज नहीं थे, स्ट्रेटेजिकली इसीलिए मजबूत थे। स्ट्रेटेजी ये क्लाइव कर रहा हूँ और डूबने जा रहा हूँ, यही है। क्लाइव ने सबसे पहले बंगाल को टारगेट किया ना, क्लाइव को पता था बंगाल ज्यादा फायदेमंद है उनके लिए, इसलिए। बैटल ऑफ प्लासी, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल पहला लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर समझा देते हैं। प्लासी का फैक्टर पहला लिखिए। न्यू नवाब, न्यू नवाब मतलब सिराजुल बाबा। न्यू नवाब एम्ड टू रेगुलेट, मेरे दिमाग में आ गया यही होगा पक्का। जहां वो साउथ इंडियन म्यूजिक बजी ना, आप समझ गए कंटारा वाला ही है। उम्मीद है ना। तो किसका बजा? अच्छा और भी कोई? अच्छा ये भी है। चलो। न्यू नवाब एम टू, न्यू नवाब एम टू रेगुलेट द मिसयूज ऑफ दस्तक डन बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। न्यू नवाब एम्ड टू, एम लक्ष्य उसने बनाया, एम टू रेगुलेट द मिसयूज ऑफ दस्तक डन बाय ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या मिसयूज है अभी मैं बताऊंगा, पहले लिख लीजिए। मिसयूज ऑफ दस्तक, दस्तक इशू कब किया गया था? 1770 में बाय फर्कशियर, डन बाय ईआईसी। अगला, कंपनी वॉज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग, कंपनी वॉज इनडायरेक्टली सपोर्टिंग द क्लेम्स ऑफ घसीटी बेगम, द क्लेम्स ऑफ घसीटी बेगम, क्लेम्स ऑफ घसीटी बेगम। ठीक है, आप समझ लीजिए उसका इवेंट शुरू हो जाएंगे। पहला क्या था? मिसयूज ऑफ दस्तक। दस्तक बेसिकली फंक्शन, अब तो मेरी सुन लो भाई, आधे 1.5 घंटा मेरी सुन लो, फिर आप में करते रहना। फंक्शन ने बेसिकली दस्तक किस लिए इशू किया था? कि जो कस्टम ड्यूटी फ्री हो जाए। किसके लिए? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए दस्तक इशू किया गया था। मान लीजिए ये बंगाल है, तो आपने बंगाल में दस्तक इशू किया गया कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दस्तक इशू कर दिया। इसका मतलब यह था कि जो ट्रेड एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहा है, इसके लिए दस्तक को कस्टम ड्यूटी फ्री कर दिया गया, इंटरनल ट्रेड के लिए नहीं था। समझे? मतलब कोई ईआईसी का मर्चेंट, मान लो ईआईसी कुछ काम करना चाह रही है, तो उसने बिहार से कुछ सामान खरीदा और वो जाकर उड़ीसा में बेचना चाहिए, इंटरनल ट्रेड हो रहा है ना, वो ट्रेड फ्री, वो ये टैक्स फ्री नहीं था। कंपनी ने उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, वो इंटरनल ट्रेड में इसको मिसयूज करने लगे। वो उनको लगा क्या दस्तक मतलब इंटरनल ट्रेड में भी हम टैक्स फ्री हैं। मिसयूज हुआ, पैसा किसके पास आता? पैसा किसके पास? टैक्स देते तो पैसा स्टेट को मिलता ना, बंगाल को मिलता ना।
लेकिन उन्होंने क्या किया, इंटरनल ट्रेड पे भी टैक्स देने से मना कर दिया। पहला मिसयूज ऑफ दस्तक। दूसरा, दस्तक इशू किसके लिए किया गया था, कंपनी के लिए, लेकिन कंपनी के जो पर्सनल मर्चेंट्स है वो भी अब टैक्स देने को तैयार नहीं थे। कंपनी करे ना ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को दस्तक दे दिया, मान लीजिए कंपनी हम सब ने कंपनी बना ली, हम लोग सब कंपनी है, हम पर्टिकुलर एक हम मर्चेंट्स है। अगर मान लीजिए मैं भी कुछ पर्सनल अपने लिए ट्रेड कर रहा हूं तो मुझे तो टैक्स देना चाहिए ना। दस्तक तो हम कंबाइंड हम सबके लिए दिया गया कि कंपनी एज अ कंपनी अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमको टैक्स नहीं देना है, लेकिन पर्सनल अगर मैं टैक्स कर अगर मैं कुछ ट्रेड कर रहा हूं तो तुम्हें टैक्स देना चाहिए ना। कंपनी के मर्चेंट पर्सनल ट्रेड पर भी टैक्स देने से मना कर दिया। पैसा तो घाटा किसको हो रहा है, स्टेट को घाटा हो रहा है, क्योंकि ये टैक्स था, पैसा मिलना चाहिए था स्टेट को, लेकिन दस्तक की वजह से यही मिसयूज हो रहा था। इसीलिए जो नया नवाब अलवर्दी खां कोई बात पता थी, लेकिन अलवर्दी खां मैंने कल ही बताया उसके सामने बड़ा चैलेंज था मराठों का, तो वो इस दस्तक के मिसयूज पे ध्यान ही नहीं दे पाया। उसको लगा नहीं ठीक है, कम से कम इस एक्सटर्नल इंटरनेट ट्रेड से हमें कुछ मिल ही रहा है ना, बुलियन तो बंगाल में आई ना, ध्यान मत दो। लेकिन सिराजुद्दौला को, क्योंकि उस समय तक मराठा की जो वो था थ्रेट, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। क्यों, क्योंकि 1751 में मराठा और बंगाल के नवाब के बीच ट्रीटी हो गई थी, कल मैंने बताया था, जिसमें उड़ीसा जो है अब किसको दे दिया गया था, मराठा। रघुजी एक थे मराठा कमांडर, उनके साथ ट्रीटी की थी अलवर्दी खान ने, कहा भैया आप उड़ीसा ले लो और माफ करो, बस हम पे अटैक ना करोगे। तो मतलब पीस हो चुका था, ठीक है। इसीलिए सिराजुद्दौला अब क्या सोचा, एक फैक्ट खत्म हो गया था, अब उसने ध्यान कंपनी के ऊपर लगाया कि कंपनी जो अब मिसयूज करी दस्तक है उसको रेगुलेट करना। और दूसरा, कॉम्पिटिटर को जो इनडायरेक्ट क्लेम सिटी बेगम का है उसको भी कंपनी सपोर्ट कर रही थी, ये भी गलत है ना भैया। जब मैं राजा हूं तो मेरे स्टेट में अगर ट्रेड कर रहे हो तो मेरे कॉम्पिटिटर को सपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो एक इनडायरेक्ट थ्रेट या चैलेंज किसको कर रहे थे, नवाब को कर रहे थे। अब सिराजुद्दौला क्या लगा, ये तो चैलेंज मुझे कर रहे हैं, मुझसे खा कमा रहे हो, मुझे भी चैलेंज कर रहे हैं, इसलिए ये बैकग्राउंड तैयार हुआ किसका। और जो थर्ड इवेंट होता है, लिख लीजिए, ये टाइम पीरियड कौन सा था, ये टाइम पीरियड थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर का, एंग्लो फ्रेंच वॉर का। इस वॉर के तहत होता क्या है कि जितने भी एंग्लो और फ्रेंच, इन दोनों ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया। फ्रेंच का चंद्रनगर था और इनका फोर्ट विलियम था, इनका फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया विदाउट परमिशन ऑफ सिराजुद्दौला। परमिशन सिराजुद्दौला से नहीं ली गई थी। सिराजुद्दौला ने जब बोला कि भैया बिना परमिशन के फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हो, तो फ्रेंच कंपनी ने तो अपना फोर्टिफिकेशन बंद कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्टिफिकेशन बंद नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, जब सिराजुद्दौला अपने मैसेंजर को भेजता है फोर्ट विलियम कि जाके भैया बंद करो, नवाब साहब का आदेश है, तो कहता है ऐसा है, जितना टाइम ले रहा हूं ना यहाँ लगाने में, जिस दिन चाहेंगे तुम्हारे नवाब की नवाबियत खत्म करेंगे। मैसेंजर यही बात जाके नवाब को बता देता है, जब एक तो डर नहीं होकर धमका भी रहे। बोला अच्छा। तब सिराजुद्दौला अपनी आर्मी लेके पहुंचता फोर्ट विलियम, और यही डाउनफॉल ऑफ फोर्ट विलियम है, मतलब उसको सीज या उसको घेर लेता है। कब, डेट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, क्या है, 20 जून 1756, डाउनफॉल ऑफ फोर्ट विलियम। मतलब फोर्ट विलियम को अब कैप्चर कर लिया कि किसने, सिराजुद्दौला ने, 20 जून 1756 को। और इसी से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट, हाँ, इस समय गवर्नर कौन है फोर्ट विलियम का, ड्रेक, लिख लो, कभी कोई पूछ लेता है, ड्रेक गवर्नर कौन है, फोर्ट विलियम का गवर्नर कौन है, ड्रेक। अब जिस समय कंपनी का मैसेंजर, नवाब साहब मैसेंजर जब गया ड्रेक से मिलने, इसे ड्रेक ने बोला था, बोला ज्यादा टाइम हम पे वेस्ट ना करो, खत्म कर देंगे तुम्हें। अब जब अटैक फोर्ट विलियम होता है, ये ड्रेक भाग जाता है फुल्टा आइलैंड, फुल्टा आइलैंड। और जितने भी कंपनी की जो मर्चेंट्स ऑफिसर्स थे वो फोर्ट विलियम नहीं रह गए,
पहला काम क्या किया गया, फोर्ट विलियम को एक नया नाम दिया गया अलीनगर, इसी में नाम दे दिया गया अलीनगर, सिराजुद्दौला ने नाम दिया। और दूसरा इसी से क्या जुड़ा हुआ इवेंट है, ब्लैक होल, ब्लैक होल इंसिडेंट। अब ये ब्लैक होल इंसिडेंट क्या है, जब सिराजुद्दौला ने इस फैक्ट्री या फोर्ट विलियम को घेर लिया तो उस समय बाकी तो भाग गए ब्रेक के साथ, जो बचे थे लगभग 146 कंपनी के ऑफिसर, मर्चेंट या ट्रेडर्स बचे थे फोर्ट विलियम में। अब उसने क्या किया, उसने काल कोठरी थी जिसको एक बार एक शायद बीपीएससी ने उसका मेजरमेंट पूछ लिया था कि काल कोठरी का मेजरमेंट कितना है, 18 फुट गुणे 14 फुट पॉइंट 10 इंच, 18 फुट लंबी, 14 फुट चौड़ी, 14 फुट 10 इंच चौड़ी, वो काल कोठरी थी। अब पूछा है भाई तो क्या करें, बीपीएससी के पेपर तो ऐसे ही पूछते हैं वो, इसीलिए बिहार में बाहर ये ठीक। अब इसमें 146 लोगों को, अभी कल कहानी सुन लो, सही या गलत तो बाद में डिसाइड करेंगे। 146 लोगों को इस काल कोठरी में बंद कर दिया गया, ठीक है। बोला कि अगले दिन सुबह खोला गया वो कोठरी तो उसमें से मात्र 23 लोग ही बच्चे, बाकी आउट ऑफ सफोकेशन सब मर गए, ठीक है। इस कहानी को बताया किसने था, लिख लीजिए, हॉलवेल। हॉलवेल भी इसी प्रिजन के अंदर ही था, वो बच गया। उसने पूरी इवेंट बताई कि भैया ऐसा ऐसा आपने किया। हाँ 23, ठीक है। तो हॉलवेल इसका आई विटनेस था। हॉलवेल क्लाइव के जाने के बाद हॉलवेल ही टेम्परेरी गवर्नर भी बना है कैलकाटा का, बंगाल का, ठीक है। फिलहाल अभी हॉलवेल का नाम सुन लीजिए। हॉलवेल आई विटनेस था, इसने ही बताया कि भैया ऐसा ऐसा नवाब साहब ने हमारे साथ किया है। ये जब खबर पहुंची मद्रास, तो मद्रास की कंपनी के लिए चैलेंज था कि भैया अरे तुम बेइज्जती। तब क्लाइव को भेजा गया, कहा, क्योंकि क्लाइव उस समय क्लर्क से कमांडर बन चुका है। एयरकट के घेरे के बाद कंपनी का सबसे बड़ा जो सिपाही सलार या जो हीरो है वही है। उसने ही प्लासी भेजा, बंगाल भेजा कि जाके देखो। जब ये पहुंचता है कब, 2 जनवरी 1957 को, 1757 को, 2 जनवरी 1757 को कहा, फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम पर फिर से कंट्रोल कर लेता है। और ऐसा नहीं था वो कंट्रोल किसी युद्ध के माध्यम से किया, घूसखोर पहले से थे। तो जो उस समय फोर्ट विलियम का गवर्नर, जब सिराजुद्दौला कंट्रोल करता है तो मानिक चंद को फोर्ट विलियम का गवर्नर बना देता है। मानिक चंद, इस मानिक चंद को ब्राइब देकर, घूस देकर फिर से फोर्ट विलियम पर कैप्चर कर लेता है क्लाइव। कब, डेट इंपॉर्टेंट, 2 जनवरी 1957। फिर 19 बोले क्या, 17। हाँ, मानिक चंद कौन है, ये फोर्ट जब कंट्रोल कर लेता ना सिराजुद्दौला फोर्ट विलियम पे, नाम जब अलीनगर रखता है तो मानिक चंद को वहां का गवर्नर बनाता है। अब क्लाइव इसी मानिक चंद से 2 जनवरी 1757 को फोर्ट विलियम फिर से प्राप्त कर लेता है। यहां तो कोई दिक्कत। और उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट डेट है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, सिटी ऑफ अलीनगर, 9 Feb 1757, 9 Feb 1757, ट्रीटी ऑफ अलीनगर। अभी क्या है, लिख लो, बता रहे हैं। अब भाई जैसे ही कंट्रोल फिर से क्लाइव कर लेता है मनी उस पे, फोर्ट विलियम पे, अब सिराजुद्दौला की फिर से चैलेंज कि भैया अभी तो जो जीता था फिर से उसके शत्रु ने जीत लिया। अब क्लाइव और सिराजुद्दौला आमने सामने थे।
लेकिन सिराज माना गया कि सिराजुद्दौला ने इनसे पीसफुल ट्रीटी कर ली क्लाइव से। रीजन इसका ये बताया जाता है, उस समय अहमद शाह अब्दाली बंगाल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। अहमद शाह अब्दाली आ चुका है, जोड़ लेना वहां से। बंगाल पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। तो अब सिराजुद्दौला को लगा कि इसके लिए अहमद शाह अब्दाली वॉज द ग्रेटर थ्रेट इन कंपैरिजन टू लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। इसीलिए उसने ट्रीटी कर ली, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, और 9 जन 1757। और इस ट्रीटी में क्या तय हुआ कि अब जो अलीनगर है वो फिर से फोर्ट विलियम बनेगा। जो 1717 का जो दस्तक दिया गया था, जो ट्रेड प्रिविलेज दिए गए थे कंपनी को, नवाब फिर से उन्हें वापस कर देगा। और तीसरा, अब कंपनी के पास मिंट करने की पावर भी दे दी गई, यही फोर्ट विलियम। अब ये टकसाल हो गया, मिंटिंग हाउस बन गया। तो 3 नॉर्म्स थे। पहला कि अब कंपनी के अंडर ही फोर्ट विलियम है। दूसरा, जो ट्रेड प्रिविलेज परुषिया ने दिए थे पूरा वापस फिर से हो जाएगा कंपनी को, मतलब दस्तक वाला पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है, अब यहां से मिंटिंग भी शुरू हो गई थी फोर्ट विलियम से। क्या फिर देखो, एक्चुअल में क्या था, जो दस्तक दिया गया था कंपनी को दिया गया था, प्राइवेट ट्रेडर्स को नहीं दिया गया था। लेकिन प्राइवेट ट्रेडर्स तो गलत इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए बाद में क्लाइव पर इंपीचमेंट चला है। क्योंकि जो दस्तक का दिया गया था ना, वो केवल कंपनी को दिया गया था, इसीलिए प्राइज लेते हैं ये। 2,34,000 जो पाउंड वो था, पर्सनली लिया था, कंपनी ने जीता था, लॉर्ड क्लाइव ने नहीं जीता था बंगाल को। लेकिन प्राइस किसको देता है, मीर जाफर क्लाइव को देता है। मतलब जो प्रॉफिट कंपनी को होना चाहिए था वो क्लाइव ले लेता है। इसी वजह से उस पर महाभियोग चलाया गया वापस से कि भैया कंपनी का नुमाइंदगी कर रहे हो, पर्सनल आप वहां को ट्रेड के लिए वहां नहीं भेजा गया है। ठीक है, ये बात समझा नहीं। 9 फेब 1757। अब भैया कंपनी समझ चुकी थी जब तक ये सिराजुद्दौला नहीं जाएगा तब तक दिक्कत हम लोग रहेंगे। अब कॉन्स्पिरेसी हैश करनी शुरू हुई। किसने शुरू की, अगला पॉइंट लिख लीजिए। यहां तक दिक्कत, अब मिंटिंग करनी शुरू हो गई, सिक्के अब ढालने शुरू हो गए फोर्ट विलियम में। टकसाल इसका हो गया। क्या सिटी ऑफ अलीनगर ये है कि पहली डेट 9 फैब 1757। क्लाइव और सामने पार्टी सिराजुद्दौला आमने सामने थे। सिराजुद्दौला लड़ाई के लिए सिराजुद्दौला ने लड़ना मुनासिब नहीं समझा। द रीजन वॉज, उसके लिए अहमद शाह अब्दाली वॉज द ग्रेटर थ्रेट इन कंपैरिजन टू कंपनी, क्योंकि उसको लगा था अब्दाली बंगाल पर अटैक करने वाला। इसीलिए उसने कहा भाई इस समय से संधि कर लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। संधि कर ली। संधि के वो 3 नॉर्म्स हैं कि भैया फोर्ट विलियम आपके कंट्रोल में रहेगा, आप मिट कर सकते हो, और जो ट्रेड बेनिफिट हमें मिले थे फरुखिया से वो फिर से हमें वापस कर दो। यही ट्रेटी ऑफ अलीनगर, क्योंकि अली फोर्ट विलियम का नाम अब अलीनगर हो चुका था, सिराजुद्दौला ने दिया था। अब भाई जो कॉन्स्पिरेसी थी उसके बारे में छोटे डाल दीजिए, कॉन्स्पिरेसी ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। Conspiracy was led by मीर जफर, ब्रैकेट में ही वॉज अ मीर बख्शी ऑफ सिराजुद्दौला। इसका बदल, ही वॉज अ मीर बख्शी ऑफ सिराजुद्दौला। ही वॉज द मीर बख्शी ऑफ सिराजुद्दौला। अगला नाम लिख लीजिए, राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, ही वॉज अ दीवान ऑफ ये सिराजुद्दौला, नवाब दीवान। तीसरा नाम लिख लीजिए, जगत सेठ। राय दुर्लभ,
राय दुर्लभ, फिर लिखिए जगत सेठ, दीवान। मुगल टाइम पीरियड में दो पावर्स होती थी, नाजिम और दीवान। नाजिम का काम होता था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, दीवान का काम होता था रेवेन्यू डिपार्टमेंट। लेकिन नवाब कौन थे? जिनके पास दीवान और दीवानी और निजामत दोनों पावर होती थी, वही नवाब कहलाते। ठीक है, इसीलिए जब इलाहाबाद की सिटी होती है तो एक से दीवानी पावर ली जाती है और एक से निजामत पावर ली जाती है। ठीक है, बात समझा नहीं यहाँ? अब कॉन्स्पिरेसी वॉज लेड बाय मीर जफर, राय दुर्लभ। मीर जफर कौन है? उसका मीर बख्शी है, वो उसका दीवान है। तीसरा पॉइंट, जगत सेठ। जगत सेठ के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसका एक्चुअल नाम फतेह चंद है, फतेह चंद। जगत सेठ वॉज अ टाइटल गिवन बाय मोहम्मद शाह रंगीला। बात समझ में? उस समय जो बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे बंगाल के, उनको टाइटल दे दिया जाता था जगत सेठ का। सेठ, तो उसी में ये इसका एक्चुअल नाम फतेह चंद था जगत सेठ का। टाइटल जगत सेठ किसने दिया था? मोहम्मद शाह ने दिया। मर्चेंट है ये, बैंकर्स है ये वहां के। अरे उस समय के मर्चेंट से बैंकर से, बैंक थोड़ी ना थे, यही मर्चेंट बैंकर का काम भी करते थे। और एक और इंपॉर्टेंट नाम मिलता है उमी चंद या अमीर चंद। उमी चंद या अमीर चंद, ये भाई दोनों नाम मिला है, एक ही व्यक्ति का नाम है, ये अलग अलग नहीं है। ये जो उम्मीद चंद या अमीर चंद था, इसने ये दोनों की सेटिंग करवाई थी। सेटिंग ना, रॉबर्ट क्लाइव और कॉन्स्पिरेटर्स के बीच में ये मीडिएटर यही अमीर चंद था। समझ गए? इसी अमीर चंद ये मीडिएटर था जिसने रॉबर्ट क्लाइव और मीर बख्शी, दीवान, राय दुर्लभ और जगत सेठ, इन तीनों से आपस में मिलवाया था कि भैया हम तीनों का लक्ष्य एक ही है, क्या? इसको भगाओ, सिराजुद्दौला। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कंपनी के मीर जफर क्या है? मीर जफर मीर बख्शी है, वो नवाब बनना चाहेगा। ट्रेडर्स या मर्चेंट्स क्यों नहीं खुश थे सिराजुद्दौला से? मर्चेंट जो थे, मर्चेंट या ट्रेडर क्यों नहीं खुश थे सिराजुद्दौला? जगत से मर्चेंट है, राय दुर्लभ भी के पास भी पैसा है, तो ये लोग क्यों खुश नहीं है? नहीं तो दस्तक तो इनके लिए, दस्तक तो कंपनी के लिए है ना, तो उससे दिक्कत इनको क्या हो रही है? मर्चेंट को। अरे यही तो इनके मेन शत्रु हैं, ईआईसी तो मेन शत्रु है इनका, क्योंकि यही तो दस्तक यूज कर रहे हैं ना, और यही सारे प्रिविलेज ले रहे हैं, इसलिए इनको घाटा हो रहा है। ये लोग फिर इनका सपोर्ट क्यों करेंगे अगर आपके साथ तो चले तो? रीजन ये था, उस समय एक सिस्टम शुरू हो गया था, लिख लीजिए ददनी सिस्टम। अब इस ददनी सिस्टम की वजह से मर्चेंट्स को फायदा हो रहा था। ये ददनी सिस्टम है क्या? ठेके पे काम कराने का। ठेके पे नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, कि हम क्या करेंगे कि मैंने आपको किसी एक व्यक्ति से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मान लीजिए मैं कंपनी का कोई, मैं कंपनी हूं, मैंने आपसे वो कर लिया सिस्टम कि आपको मैंने 10,000 रुपए दे दी, भैया आप 10,000 रुपए से क्या करिए, आम लेबर के पास जाइए और प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करवाइए। तो क्या हुआ? आपको प्रॉफिट कम, घाटा सबसे ज्यादा किसको हुआ? उस मजदूर को, क्योंकि 100 रुपए की दिहाड़ी मान लो है, उसको 30 रुपए में काम करना पड़ेगा, क्योंकि इन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स का आम पब्लिक के ऊपर इतना कंट्रोल था। ठीक है, अब इसीलिए कंपनी इस दजनी सिस्टम के थ्रू इन मर्चेंट्स को मदद कर रही थी। मौज में तो मर्चेंट्स ही है ना, एक्सप्लॉयटेशन तो लेबर जो कम्युनिटी उसका हो रहा है। इसीलिए ये लोग सपोर्ट करते हैं इनको, क्योंकि वो चाहते थे कि कंपनी आए, नवाब जो कंपनी बंगाल को रूल करे, जिसके तहत उनको भी फायदा हो विद द हेल्प ऑफ दिस ददनी सिस्टम। इसको यूरोपियन हिस्ट्री में पुटिंग आउट सिस्टम भी कहा गया है।
जब यूरोप में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है तो वहां पे पुटिंग ऑफ सिस्टम भी होता है। वो पुटिंग ऑफ सिस्टम में क्या था, इन्हीं लोग से कांटेक्ट किया गया और ये ठेकेदार क्या करते थे, सबको एक जगह उठा के ले आते थे एक कारखाने में और इन्हीं लोग से काम करवाया जाता था। कारखाना सिस्टम, पुटिंग ऑफ सिस्टम, ये यूरोप की व्यवस्था थी। ये लोग यहां पर आकर इसको लागू करते हैं। बात समझ नहीं? मान लीजिए किसी व्यक्ति से मैंने इनसे ठेका ले लिया, अब ये क्या करेंगे, 20-50 मजदूरों को इस एरिया में ले आएंगे और यहां पे कुछ मैन्युफैक्चर करवाएंगे। तो फायदा किसको, मुझे फायदा है, मुझे कम दाम पे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जा रहे हैं, इनको फायदा है कि बीच का पैसा ले रहे हैं। घाटा सबसे ज्यादा किसको है, उन मजदूरों को, क्योंकि उनको कम सैलरी पे काम करना पड़ रहा है। इसीलिए मर्चेंट जो थे कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि कंपनी से कौन से फायदा हो रहा है। बात समझ में आ गई? हाँ, अब पूरी रामायण खत्म हो गई, फिर मुझे सीता कौन है? ठीक है, बात समझ आ गई? अब इस कॉन्स्पिरेसी के तहत तय क्या हुआ कि अगला नवाब ऑफ बंगाल कौन होगा, मीर जफर होगा। कि एक युद्ध होगा जिसमें जो भी आप क्लासिक जैसा देखेंगे कि मेन कंपनी लड़ेगी और जो मीर जफर और उसके अंदर जो ट्रूप्स होंगे वो शांत होकर खड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसा ही होता है। क्या? सिराजुद्दौला, ये प्लासी कहां पर है, क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी। भागीरथी तो 1753 वाला है, 56 देखे, 1753 या 1756 है, 19 क्या था, सही है ना? ये मैं भी कल यही कह रहा था, एक्ट 1956 का है, वो स्टेट पहले ही बन चुका था। चलिए, ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी। अब इसमें हुआ क्या, डेट क्या है प्लासी की, 23 जून 1757, 23 जून 1757, लिख लीजिए क्या हुआ, 23 जून 1757। वो कल मैंने बताया था युद्ध क्या था, मैच फिक्सिंग थी, जिसमें रिजल्ट पहले से पता था रिजल्ट क्या आने वाला है। क्योंकि कंपनी जो सिराजुद्दौला की आधी जो टुकड़ी थी वो पहले तो उन्होंने फिक्स कर लिया था कि लड़ाई करेंगे, हम चुपचाप शांत खड़े रहेंगे और आप जो शांत खड़े तो उन्हें जीती जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस समय जब दोपहर का समय होता है तो सिराजुद्दौला तभी भी जीत रहा था। दोपहर तक भी सिराजुद्दौला जीत रहा, क्योंकि सिराजुद्दौला की आधी टीम उनके साथ थी, लेकिन जो उसके वफादार थे कौन कौन, मोहनलाल, हाँ, हाँ वही जो आपका बताया सही है, मोहनलाल, लिखिए मोहनलाल, मीर मदान, मीर मदान, ये सिराजुद्दौला के कमांडर थे, मीर मदान एंड मोहनलाल, मीर मदान एंड मोहनलाल, मीर मदान, अरे MADAN यार, मीर मदान और मोहनलाल, ये तभी भी दोपहर तक ये इनकी डेथ नहीं हुई थी और इतनी जबरदस्त लड़ाई इन लोगों ने मिलकर की थी बिना मीर जाफर के सपोर्ट के। फिर रॉबर्ट क्लाइव को लगने लगा था युद्ध अभी नहीं हार जाएंगे, लेकिन होता क्या दो, और फिर अब होता क्या, युद्ध हार जाएंगे तो मीर जफर इससे इंफॉर्मेशन पहुंचा क्लाइव के पास, क्लाइव इंफॉर्मेशन पहुंचाता है मीर जफर के पास कि कैसे भी करो कि इसको नवाब साहब को वापस भेज दो, अगले युद्ध सुबह लड़ेंगे हम लोग। मतलब इस समय युद्ध को जैसे तैसे डिसमिस कर दो, कल से फिर से नई स्ट्रेटजी से लड़ेंगे। लेकिन किस्मत सिराजुद्दौला के साथ नहीं थी, इन दोनों की डेथ हो गई दोपहर तक ही, और दोपहर के 3 घंटे के बाद ही शाम के 5 बजे तक कंपनी जीत चुकी थी और ये जो नवाब साहब हार चुके थे। और उसके बाद एक और क्वेश्चन यूपी पीसी में पूछा गया है कि नवाब साहब भागे किससे थे,
यूपीपीसीएस में पूछा गया। अब जब मीर जफर कहता है अपने नवाब साहब को कि ऐसा करिए अब आप वापस चले जाइए, हम लोग लड़ते हैं आपकी तरफ से, तो नवाब साहब पीछे हट जाते हैं। अब भागे किससे, तो ये बड़ा डिबेट है। यूपीपीसीएस ने अपने ही 2-3 बार आंसर चेंज किए। एक बार वो कहता है ऊंट से भागे थे, एक बार कहता है घोड़े से भागे थे, और एक बार कहता है पालकी से भागे थे। पालकी। अब आंसर क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन 3 अलग अलग आंसर मिलेंगे। पालकी भी मिलता है, घोड़ा भी मिलता है, और ऊंट भी मिलता है। पालकी मानते हैं, तो मैंने कहा 3 अलग अलग मिला, बाकी आपकी किस्मत है वो क्या आंसर मान ले। लेकिन मैंने तीनों बता दिया, तीनों ये मिलता है, पालकी मिलता है, घोड़ा मिलता है, ऊंट भी मिलता है। क्या ठीक है, क्या हुआ? अब वो कल मैं फिर से चेक करके बता दूं। अब लेटेस्ट उन्होंने क्या माना है, फिलहाल उन्होंने ये तीनों माना है अलग अलग समय पे। एक बार पालकी भी माना है, घोड़ा भी माना है, और ऊंट भी माना है। हाँ? चलिए आगे आगे आगे, खत्म करना है टॉपिक ये। अभी मीर कासिम को भी लाना है। अब हुआ क्या, सिराजुल दौला पकड़ लिया गया और मार दिया गया। अगला नवाब कौन बना? मीर जाफर। लिख लीजिए, मीर जाफर। मीर जाफर लिखिए, रॉबर्ट क्लाइव। लिखिए, रॉबर्ट क्लाइव made Mir Zafar as the new Nawab of Bengal. New Nawab of Bengal. अगला पॉइंट, in order to satisfy Clive. अगला पॉइंट, in order to satisfy Clive, he gave जमींदारी of 24 परगनास। ये क्वेश्चन पूछा गया, जमींदारी ऑफ 24 परगनास टू रॉबर्ट क्लाइव। साथ साथ एंड हैंडसम अमाउंट ऑफ 2,34,000 पाउंड। 2,34,000 पाउंड। इसके अलावा 50,000 रुपए किसके लिए दिए? 50 लाख रुपए किसके लिए दिए? कंपनी की मिलिट्री के लिए 50 लाख रुपए। अभी कंपनसेशन नहीं है, कंपनसेशन क्यों देंगे? अभी केवल गिफ्ट है, ये सब गिफ्ट दिए जा रहे हैं, कंपनसेशन क्यों देंगे? गिफ्ट है ये, इनको कुछ नहीं मिला, ये कुछ नहीं भाई। मीर जफर मेन हीरो मीर जफर ही हो गया, ये बस ताकते रहेगा कि अंगूर गिरेगा अंगूर गिरेगा, दूसरा ले गया। चलिए आगे, 50 लाख रुपए और मंथली 1 लाख रुपए कंपनी को देगा ये मीर जफर, मंथली 1 लाख रुपए कंपनी। रॉबर्ट क्लाइव को 2,34,000, अब इससे ज्यादा क्या लूटेगा भाई, इसका तो ले चुका पहले से। कल मैंने बताया था ना, जब पैसा रॉबर्ट क्लाइव के पास आया तो शिप के थ्रू आया था, इतने ज्यादा 2 से 3 शिप भर के पैसा आया था। हाँ? चलिए, मंथली 1 लाख रुपए। अब सोचिए, इतना ज्यादा अगर अमाउंट अगर देना स्वीकार तो कर लिया, लेकिन देगा कैसे? अब जैसे जैसे 1760 के आसपास आते आते मीर जफर और कंपनी के बीच अब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। द रीजन वॉज, मीर जफर, कंपनी को ऐसा लग रहा था कि मीर जफर वॉज हेल्पिंग डच कंपनी टू डिफीट EIC, इसीलिए बैटल ऑफ बेदारा 1759। कंपनी को क्या लग रहा था कि अब मीर जफर जो है डच को मदद दे रहा है कंपनी को हराने के लिए, और 1760 तक लगभग 25 लाख रुपए बकाया हो गया मीर जफर के ऊपर। अगर मंथली जोड़ा जाए तो 1 साल में 12 लाख, 3 साल में 36 लाख रुपए, 25 लाख बकाया हो गया। 2 साल 1 महीने के 68, 3 साल लगभग 3 साल में 25 लाख रुपए बकाया रहेगा। एकदम 9 ही लाख रुपए दे ही पाया, 11 लाख रुपए दे ही पाया, 9 लाख 25 लाख बकाया। अब कंपनी के लिए ये प्यादा
काम का नहीं था, इसीलिए अब नए व्यक्ति को लाया गया, मीर कासिम को। लेकिन उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रॉबर्ट क्लाइव जब वापस जाता है तो अगला गवर्नर, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी रॉबर्ट क्लाइव वापस चला जाता है लंदन। अगला गवर्नर कौन बना लिख लीजिए, हॉलवेल। बट ये टेम्परेरी बेसिस पे था कि भैया कोई नहीं है तो कुछ दिन के लिए तुम बन जाओ। यही हॉलवेल जो बचा था स्टोरी वाला कहानीकार। और दूसरा, हॉलवेल के बाद अगला गवर्नर कौन बना है, वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट, हॉलवेल। आफ्टर क्लाइव क्वेश्चन आ जाता, हु वाज द नेक्स्ट गवर्नर आफ्टर क्लाइव, हॉलवेल। और हॉलवेल के बाद बना है वेंसीटार्ट। वेंसीटार्ट का अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए वेंसीटार्ट लिखा दिया। बैटल हो गया। अब जब वेंसीटार्ट बनता है तो क्या करता है शुरुआत में, अब उसको लगता है ये बेकार हो गया है। उसी का जो दामाद था सन इन लॉ मीर कासिम, अब उससे फिक्सिंग करता है ये कि भाई अब तुम्हें हम बना देंगे बादशाह, मतलब नवाब, और हम तुम्हें नवाब बना देंगे, और जो बकाया राशि है 25 लाख रुपए की, तुम कंपनी को चुका दो। इसको वेंसीटार्ट जानते हो क्या नाम देता है, सेकंड रेवोल्यूशन का, कि बंगाल का ये द्वितीय क्रांति थी कि एक मीर जफर को हटाकर हमने एक बड़े योग्य शासक को बनाया था। और वेंसीटार्ट इसको सेकंड रेवोल्यूशन का नाम देता है। सेकंड रेवोल्यूशन है ये, क्यों क्यों, अगर नहीं आंसर है तो क्यों नहीं है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक तो सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं थे, कॉन्टिन्यूएशन ही था, और दूसरा रेवोल्यूशन तब माना जाता है जब मास पार्टिसिपेट करें मूवमेंट में। यहां मास का पार्टिसिपेट कर रहा है, मुझे हटा किसी और खड़ा कर दिया, मास का पार्टिसिपेशन का रेवोल्यूशन थोड़ी ना है, और वो भी मेरे जैसा ही, वो भी किसी मेरे जैसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, तो रेवोल्यूशन कहां से होगी। तो यही वेंसीटार्ट अब किसको बनाता है, मीर कासिम को। कब, 1760 में। किसने, हाँ कॉन्स्पिरेसी ही है। तो इसीलिए मीर जफर को कहता है ना कि वो जैसा किया था वैसे भरा। उसने अपने नवाब के साथ कॉन्स्पिरेसी की, मीर कासिम ने इसके साथ कॉन्स्पिरेसी की। अगला बना मीर कासिम 1760 टू 1763, टाइम पीरियड लिख लो। और वो 57 टू 60 है मीर जफर, 57 टू 60 मीर जाफर। और जो मीर कासिम है, ये दिखने में दिक्कत होती है क्या वहां वालों को, ठीक। और जो मीर कासिम बना ये 1760 टू 1763। अब भैया एक तो स्वीकार कर लिया गया कि जो बकाया राशि वापस कर देंगे, इसके साथ साथ उसने और भी कुछ कंपनी को दिया। पूछा गया क्या क्या दिया, लिख लीजिए क्या क्या दिया। हाँ, मीर कासिम ने, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कंपनी, अगला पॉइंट, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई कंपनी मीर कासिम गेव द दीवानी पावर ऑफ बर्दवान, मिदनापुर एंड चटगांव टू कंपनी एंड चटगांव। In order to satisfy company, Mir Qasim gave the Diwani power of, Diwani power मतलब revenue power of बर्दवान, पूछा गया है ये, मिदनापुर एंड चटगांव टू कंपनी। इसके साथ साथ एक और पॉइंट दिया गया, कहीं लिखा है कि जो सिलहट है वहां पर जो चूने का व्यापार होता था, उसका भी आधा पार्ट कंपनी को दे दिया, कि जो भी ट्रेड होगा सिलहट से, चूने का, लाइमस्टोन में थे, लाइमस्टोन का जो ट्रेड हो रहा है सिलहट से, उसका भी आधा पार्ट अब कंपनी लेगी। इसी ट्रीटी में तय हुआ था। और लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी सिलहट
सिलहट कहाँ गया था पता है? सिलहट क्यों इंपॉर्टेंट है? सिलहट नहीं, बांग्लादेश ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है इंडियन हिस्ट्री में? जब पार्टीशन के टाइम सिलहट का नाम आता है, यहां पर रिफरेंडम की बात की गई थी, सिलहट के लोग तय करेंगे कहां जाना चाहते हैं। एक तो पंजाब उधर वाला तय कर ले कौन लोग, और एक असम में सिलहट की, असम में केवल और केवल सिलहट को तय करना था कि कहां जाना चाहते हो। बाकी असम तो हिंदू स्टेट था इसलिए इंडिया में आ गया था, ठीक है। केवल सिलहट को कहा गया था कि भैया बताओ कहां जाना चाहते हो, सिलहट इसलिए इंपॉर्टेंट था। पार्टीशन जब पहुंचेंगे अगर मैं रहा तो आएंगे, लेकिन यहां तक आ जाइए, बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसी ट्रीटी में तय हुआ था कि इंटरनल अफेयर्स में दोनों एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे। मतलब कंपनी विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ मीर कासिम, और मीर कासिम विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ कंपनी, ये भी तय हुआ था। हाँ। अब क्या बांग्ला सिलहट आया किसमें? उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में, उस समय के ईस्ट पाकिस्तान में। लेकिन जब बांग्लादेश बना तो ये सिलहट बांग्लादेश में पहुंच गया। अच्छा, इकाई पूछ रहे हैं, वो देख लीजिए। तो इसको तो गलत माना था क्या उसे? इसको गलत माना था क्या? अच्छा, तो बाकी ऑप्शन क्या क्या पता? कभी कभी आंसर कैसे पिक होते हैं? ऑप्शन से पिक होते हैं ना। अब पता नहीं सिलेक्ट क्या है, ये ऑप्शन से देख के भैया वो पिक होते हैं। चलिए, लास्ट पॉइंट समझ में आ गया कि इंटरनल अफेयर्स में दोनों इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के। अगला पॉइंट, अब भैया लुट तो गया था ये 25 लाख रुपए, और सिलहट के आधा ट्रेड भी देना है। दस्तक वाला जो पॉइंट भी था अभी तक वो भी उनके पास ही था, कंपनी के पास। अब मीर कासिम ने क्या किया, ये सबसे योग्य निकला। कंपनी को उम्मीद भी नहीं थी कि हम जिसको बैठा रहे हैं ये इनके सामने दिक्कत करेगा। मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहला काम अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया। मुर्शिदाबाद कहां से लेकर कहां ले गया? मुंगेर, मुर्शिदाबाद। मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। मुंगेर कहां है? बिहार, मुंगेर। क्यों ले गया? क्योंकि उसको लगता था मुर्शिदाबाद में रहेंगे तो कंपनी की कॉन्स्पिरेसी का सामना करना पड़ेगा, इससे बढ़िया अपनी कैपिटल ही ले जाओ। वो मुंगेर ले गया। इसके अलावा उसने रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस किए। सबसे पहला काम उसने क्या किया कि जितने भी लैंड एरिया था उसका मेजरमेंट करवाया और फिर से टैक्स लगवाया, और जमींदारों को यह ऑर्डर दिया कि जो भी बकाया राशि है सब वापस करो। इसीलिए राजनारायण का भी केस बाद में आता है, ठीक है। रेवेन्यू का जितना भी रेवेन्यू है वो सब उसको वापस करो, ठीक है। अब हुआ क्या, ये तो इसका इंप्रूवमेंट था, डेट वाज डन ऑन द फील्ड ऑफ लैंड रेवेन्यू। इसने अपनी आर्मी को भी मजबूत बनाया। क्या क्या किया, लिख लो। ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी, he reorganized his army on European model, on European model, European model under वॉल्टर रेनहार्ड, वॉल्टर रेनहार्ड, फेमसली नोन एज समरू। पूछा गया है, फेमसली नोन एज समरू। वॉल्टर रेनहार्ड कहां का था? जर्मनी का था। फेमसली नोन एज समरू, समरू समरू। डुअल गवर्नमेंट इसके बाद आई है, जब क्लाइव आता है, जब बैटल ऑफ बक्सर की बात है। ये यहां तक समझ में आ गया। इसने अपनी जो आर्मी थी उसको भी रीऑर्गेनाइज किया।
अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दस्तक वाला। मैंने बताया दस्तक को मिसयूज कैसे हो रहा था, कि दस्तक दिया तो गया था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए, लेकिन इंटरनल ट्रेड्स नहीं कर रहे थे। प्लस दस्तक दिया गया था कंपनी को, प्राइवेट ट्रेडर्स दस्तक का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। और लास्ट तीसरा काम, मान लीजिए मेरी आपकी दोस्ती में कंपनी का हूं और आप लोग इंडिजिनस मर्चेंट, यहां के मर्चेंट हैं, तो दोस्ती में दस्तक मैं इनको भी देने लगा, ये भी अब फायदा उठाने लगे। तो इनको थोड़ी ना छूट दी थी फरूख शेयर ने, छूट तो कंपनी को दी गई थी। मतलब अब क्या हुआ, अब जो इंडिजिनस मर्चेंट्स हैं वो भी दस्तक का मिसयूज करने लगे थे। घाटा किसको हो रहा है? स्टेट को। तो इसने किया क्या, इसने दस्तक का बवाली खत्म कर दिया। मतलब ना रहेगी बात, ना बजेगी बांसुरी, दस्तक का लफड़ा ही खत्म करो, दस्तक ही खत्म कर दिया। उससे हुआ क्या, अब जितने भी ट्रेडर्स थे वो सब इक्विवेलेंट लेवल पे आ गए कि भैया तुमको जैसे ट्रेड करना है ऐसे इंडिजिनस मर्चेंट्स करेंगे, वैसा ही ट्रेड टीआईसी के मर्चेंट्स को भी करना पड़ेगा। अब ये कंपनी के लिए चैलेंज था। कंपनी ने तो सोचा था क्या, बेचारा निकल गया क्या, इसने तो सोचा था मीर जफर की तरह बेकार निकम्मा होगा, लेकिन ये तो चालाक निकल गया। इसीलिए अब कंपनी ने क्या सोचा, अब इसको हटाओ। लेकिन शुरुआत कहां से होती है, पटना से। पटना का गवर्नर था एलिस, वो क्या करता है, पटना में भी ट्रेनिंग सेंटर था ना, तो मैंने लिखवाया था, वो पटना पर अटैक करता है। मतलब ये चैलेंज मिला मीर कासिम को। मैंने कहा जब दस्तक खत्म किया तो कंपनी के लिए चैलेंज था, तो सबसे पहले इस रिवॉल्ट जो कंपनी के लिए चैलेंज था, उसने रिएक्शन कहां किया, पटना में। पटना में एलिस जो पटना कंपनी का गवर्नर था, उसने अटैक किया इसके ऊपर, कासिम के ऊपर। कासिम ने क्या किया, उसकी आधी आर्मी को गिरफ्तार कर लिया और समरू के कहने पर उसने उन्हें मरवा दिया। अब कंपनी ने क्या किया, कासिम को हटाया और मीर जफर को फिर से बंगाल का नवाब बनाया 1764। बात समझ आ गई? किसी कोई दिक्कत? शुरुआत पटना से हुई। कब इसका जो गवर्नर था इस ट्रेडिंग जहां की इस कंपनी थी, इसका नाम था एलिस। ये अटैक करता है पटना पे। इसका रिएक्शन में मीर कासिम क्या करता है, इन लोगों को पकड़ लेता है और बाद में सबको मरवा देता है। अब ये कंपनी के लिए चैलेंज था, इसलिए कंपनी मीर कासिम को हटाकर मीर जफर को बनाती है फिर से। और मीर कासिम कहां गया, जब उसको भगाया गया, मतलब हटाया गया नवाब, जो नवाब के पोस्ट से, जी आया अवध। अवध का नवाब उस समय कौन है, सिजाउद्दौला। और सबसे बड़ी बात, जब मैं लेटर मुगल बता रहा था तो मैंने बताया था शाह आलम जो था, नजीबुद्दौला के डर से वो भाग के अवध आ गया था, बताया था। चलिए लिख लीजिए पहले। अब मीर कासिम कहां पहुंचा, अवध। और अवध में एक कॉन्फेडरेसी बनाई, किसके किसके अंडर, कासिम, शुजाउद्दौला, सिजाउद्दौला, सिजाउद्दौला और शाह आलम। शाह आलम, ये कॉन्फेडरेसी से बने। शाह आलम, मैंने उस दिन ही बताया था कि जब शाह आलम राजा बना, बादशाह, मुगल बादशाह बना, उसमें वजीर की पावर किसके पास थी, नजीबुद्दौला के पास। इस नजीबुद्दौला के डर से ये दिल्ली छोड़कर अवध में रहना शुरू कर दिया था। मतलब ये भी भगोड़ा हो गया था। सिजाउद, शाह आलम को बाद में महजी सिंधिया अंडर मराठा फिर से दिल्ली का बादशाह बनाया गया था। ये भी मैंने लिखवाया था, शायद लिखवाया था, देख लेना। ठीक है, तो इनमें ये कॉन्फेडरेसी तीनों की बनी। और ये कॉन्फेडरेसी कब, 1764 में बक्सर में कंपनी से लड़ती है। कंपनी का कमांडर हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हाँ जी। कैसे नवाब, ये मान लीजिए कि जब सिराजुद्दौला को उन्होंने प्लासी में हराया, तो कंपनी, एक तो उनके पास इकोनॉमिक पावर तो है ही है, प्लस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी।
अगर क्वेश्चन आज के डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी डुप्ले ने शुरू की थी, मैं बार बार बताता हूं, शुरुआत डुप्ले ने की थी, उसका इस्तेमाल रॉबर्ट क्लाइव कर रहा है, आपस ही में लड़ाई करवा देता है। और चूंकि पैसा इनके पास सबसे ज्यादा, तो जिसको चाहता घुस जाके खरीद लेते थे, इस वजह से इसीलिए किंग मेकर कंपनी बन गई, नवाब मेकर, किंग मेकर क्या नवाब मेकर बन गई थी। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, हेक्टर मुनरो, दिस वॉज द फर्स्ट रियल वॉर बिटवीन कंपनी एंड, अगर कोई इंडिजिनस पावर कोई थी, अभी तक जितनी प्लासी क्या था, एक प्रॉक्सी वॉर था कि जिसकी फिक्सिंग की गई थी। इस वॉर ने साबित कर दिया कि अब कंपनी जो है पावर है इंडियन लैंड पे, क्योंकि दो, शालम भी हार गया, मुगल बादशाह भी हार गया, सिराउद्दौला अवध भी इसमें हार गया, जो कि उस समय प्रोमिनेंट एक स्टेट हुआ करता था। सिराउद्दौला जब का भी थोड़ी स्टोरी सुन लीजिए, एक्चुअल में क्या था, जब अब्दाली अटैक करता है इंडिया पे, तो सिराउद्दौला उसमें न्यूट्रल हो गया, मतलब उसने अब्दाली का सपोर्ट किया था। तो जितने भी डिक्लाइन हो रहा है, सिराउद्दौला बच गया था, अवध का कुछ फर्क नहीं पड़ा था। आफ्टर सेकंड बैटल, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मराठा तो खत्म हो गए, लेकिन अवध अभी मजबूत था। इसीलिए जब अवध को हराता है सिराउद्दौला, खुद मुगल बादशाह हारता है, तो कंपनी की पावर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि मराठे कर सकते थे, लेकिन वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में खुद ही आ चुके थे। और जब वो जागते हैं अपनी नींद से, एक स्टेटमेंट है, वो इतने बेसुध होके सो गए थे, जब वो नींद से जागते हैं तो उनको लगता है कि तो मुगल से भी बड़ा बादशाह हमारे सामने खड़ा है, शत्रु हमारे सामने खड़े हैं कंपनी के रूप में, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स आ चुका है, सब्सिडियरी अलायंसेस शुरू हो चुके थे। बाद में मजबूरी में मराठों को भी करना पड़ता है। जहां तक बात समझ आ गई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब अगला कौन नवाब बना, नजीबुद्दौला। अब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ बक्सर, मीर जाफर। ज्यादातर लोग मीर कासिम आंसर करते हैं, लेकिन मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बना दिया गया था नवाब। तो हु वाज द नवाब, मीर जाफर। ठीक है, अब इस मीर जाफर के बाद अगला नवाब बना नजीबुद्दौला। हाँ, नजीबुद्दौला। नजीबुद्दौला। अब इलाहाबाद की दो ट्रीटीज होती हैं, वॉर तो हार गए थे, तो संधि भी तो करनी है, कैसे होगी, यहां पर बात समझा गई। अब अगला क्या हुआ, अब लिखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अगला पॉइंट, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दो ट्रीटीज होती हैं, फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद was established on 12 August 1765 between कंपनी, ब्रैकेट में क्लाइव आ गया है फिर से, क्लाइव एंड मुगल बादशाह शाह आलम, मुगल बादशाह शाह आलम। ठीक है, इस ट्रीटी में तय क्या हुआ कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी पावर जो है वो कंपनी को दे दी जाएगी। लिखिए, ट्रीटी के नॉर्म्स क्या थे, फर्स्ट पॉइंट, द दीवानी पावर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा was given to company and in return company has to pay an amount of and in return company has to pay an amount of 23 lakhs annually
23 लाख, 23 लाख है ना वार्षिक, 23 लाख। अब देखिए कंपनी देगी पैसा ही मुगल बादशाह को। मुगल बादशाह ने क्या दिया, दीवानी पावर दे दी तीनों की, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी पावर, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन की पावर कि आप रेवेन्यू कलेक्शन देंगे और हम आपको क्या देंगे, हमको 23 लाख रुपए एनुअली कलेक्ट करके दे देंगे। 26 क्या 26 या 23 देख लेना है, 23 है शायद, देख लेना, 23 है शायद, 26 है, 26 लिख लेना है, 26 लिखिए, देख लेना, एक बार चेक कर लेना, हम कर लेंगे चेक। गवर्नर कमांडर हेक्टर नहीं। देखिए अब समझिए पहली चीज, सुनिए सुनिए चीज, निजामत और दीवानी अभी तक आप लोग अंतर नहीं समझ पाए। ये मान लीजिए मुगल्स हैं, मुगल्स ने क्या किया, सूबेदारों को स्टैब्लिश किया और दीवानों को, दीवानों मतलब दीवान, दीवानों मतलब दीवान और सूबेदार। सूबेदार क्या करता था कि एक सूबे के लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, दीवान क्या करता था, इसके रेवेन्यू पावर को देखता था। जब ये दोनों पावर एक व्यक्ति में आ गई तो उसको कहा जाने लगा नवाब। मतलब दीवान की पावर भी और सूबेदार या निजाम की पावर भी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जब मैंने बताया जब मुर्शिद कुली खां बनता है तो एनुअल पेशकश दे रहा है। एनुअल पेशकश इस सेंस में भी थी कि चूंकि रेवेन्यू कलेक्शन की पावर मेरे पास है, उसका एक पार्ट मैं आपको भी दे रहा हूं। एनुअल पेशकश का मतलब यह हुआ कि मैं एक पार्ट आपको भी दे रहा हूं, तो बादशाह इस समय खुश है। अलवर्दी खां तक ही चलता है। अलवर्दी खां को मैंने बताया था वो पेशकश देनी बंद कर देता है, तो क्या हुआ, अब दीवानी पावर केवल और केवल इस नवाब के पास थी, क्योंकि अब वो पैसा देना उसने बंद कर दिया था। मतलब मुगल बादशाह को लेना देना ही नहीं। कंपनी ने क्या बोला कि भैया अभी तो तुम्हें ठेंगा मिल रहा है, हम तुम्हें क्या करते हैं, तुम हमें दीवानी पावर दो, हम तुम्हें 23 से 26 लाख रुपए जो भी है हम तुम्हें दे देंगे। बादशाह को क्या लगा, ये तो फायदे का सौदा है, अभी तक तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा था बंगाल से, एटलीस्ट 26 लाख रुपए 23 लाख रुपए देख लेना, जो मिल तो रहा है एटलीस्ट। इसीलिए ट्रीटी बादशाह को पहले नजर में ऐसा लगा ट्रीटी हमारे फायदे की, वो साइन कर लेता है। दूसरा पॉइंट, क्योंकि एक गुलाम हुसैन उस समय के कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस थे, उसने बोला ट्रीटी को साइन करने में उतना ही समय लगा था जितना गधे को खरीदने में लगता है। मतलब जो कंपनी ने कह दिया बादशाह ने स्वीकार कर लिया। गधे खरीदे, गधा मतलब बेकार चीज भी है, तो दो 1 2 10 रुपए में दे दो, इतना टाइम भी नहीं लगा जितनी जल्दी वो ट्रीटी साइन हो गई। बादशाह को यही, अभी तो कुछ नहीं मिल रहा था, एटलीस्ट इसको 26 लाख कहते हैं जो भी रुपए मिल तो रहे ना। पहला नॉन। दूसरा क्या था इस ट्रीटी में, ये भी टैग लिखिए अगला। हाँ अरे भी हम आएंगे उस पर रुकिए। निजामत पावर उसको मिलती है नजीबुद्दौला से, अभी दीवानी पावर करें। अगला आइए, अगला पॉइंट, इलाहाबाद और करा लिखिए। द सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड कड़ा वॉज गिवन टू बादशाह, मुगल बादशाह। कड़ा ये आपके इलाहाबाद के पास वाले क्षेत्र है, चंदौली उदौली क्षेत्र, कड़ा कहते हैं। कड़ा की चर्चा पहले मेडिवल हिस्ट्री में मिलती है। कड़ा की कितनी फेमस था, नहीं नहीं कड़ा फेमस क्वेश्चन अब ये पूछ रहे हैं, वो छोड़िए। कड़ा अलाउद्दीन खिलजी जो है यही कड़ा में ही बादशाह नवाब बनता है, सुल्तान बनता है, यहीं पे वो अपने चचा जान के खत्म कर देता है कड़ा में। चलिए आगे। हाँ अब ये इलाहाबाद और कड़ा किसके पास था, हाँ ये अवध के पास, अवध से लेकर ये बादशाह को दे दिया गया। ठीक है, क्यों दिया गया, बादशाह भी भगोड़ा था, दिल्ली से भागा हुआ था, पहुंचा अवध, अवध भी हार गए, अवध का नवाब भी हार गया, इसीलिए बादशाह को रहने के लिए इलाहाबाद और कड़ा दे दिया गया।
इसीलिए इलाहाबाद जो जो सेकंड होती ट्रीटी वो इलाहाबाद के अवध के नवाब के साथ होती है। उसमें तय किया गया था कि आपसे हम इलाहाबाद और करा ले रहे हैं। इतनी बात समझ आ गई, दो ट्रीटी के दो नॉर्म्स। और यहीं से ये भी तय हुआ था जो 26 लाख रुपए जो भी है ये नवाब के लिए एक प्रकार की पेंशन थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा नवाब था जिसने पहली बार कंपनी से पेंशन लिया था, शाह आलम, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। शाह आलम तो 26 लाख रुपए एज अ पेंशन ही है, क्योंकि उसकी नजर में तो उसको दीवानी का कुछ एक रेवेन्यू का एक हिस्सा मिल रहा था, अभी तक जो उसे नहीं मिल रहा था। तो 26 लाख रुपए उसको रहने के लिए था, भैया तुम पर रहो और तुमको हम जगह भी दे दे रहे हैं इलाहाबाद और कराची। हाँ, शालम फर्स्ट है या सेकंड? सेकंड, शालम सेकंड। अगला पॉइंट आ जाओ। अब सेकंड ट्रीटी किसके साथ हुई? अवध के नवाब के साथ। लिखिए सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद उसके 3 दिन बाद हुई। सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 26 लाख रुपए ही है, सही है 26 लाख रुपए। हाँ, उस बुक का नाम लिख लीजिए, सियारुल मुख्तरीन गुलाम हुसैन की है, जिसमें उसने कहा है, लिख लीजिए सियारुल सियारुल मुतखरीन, सियारुल मुतखरीन। राइटर कौन है? गुलाम हुसैन। मुतखरीन नहीं, बड़ा टफ क्वेश्चन है। ये एक्चुअली मुगल यहीं के है ना लोग, तो बंगाल, ये बंगाल का एक कंटेम्परेरी राइटर था। हाँ, ये उस समय कंटेम्परेरी राइटर्स हैं, वो प्रत्यक्षदर्शी था इस इवेंट का जो ट्रीटी हो रही थी, उसके आधार पर इसने बोला। गुलाम हुसैन ये कंटेम्परेरी हिस्टोरियन है उस टाइम की, समकालीन इतिहासकार। फर्स्ट ट्रीटी समझ में आ गई? गुलाम हुसैन, हाँ, इसने ही बोला था कि इस संधि की जो नॉर्म थे उसको तय करने में उतना ही समय लगा जितना एक गधे को खरीदने में लगता है। कभी पूछ ले, या बुक का नाम तो पूछ ही सकता है एटलीस्ट। अगला सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। दिस ट्रीटी वॉज इस्टेब्लिश बिटवीन कंपनी एंड नवाब ऑफ अवध। कंपनी एंड नवाब ऑफ अवध। कौन है? वही सुजाउद्दौला। इस ट्रीटी में क्या तय हुआ कि कंपनी अवध से इलाहाबाद और कड़ा की जागीर वापस ले रही, वापस मतलब ले रही है, क्यों? क्योंकि उसने मुगल बादशाह को देना था। लिखिए पहला पॉइंट, अवध हैज टू गिव, अवध हैज टू गिव द जागीर्स ऑफ करा एंड इलाहाबाद टू मुगल बादशाह। जागीर्स ऑफ करा एंड इलाहाबाद टू मुगल बादशाह। नवाब हैज टू पे, अगला पॉइंट, नवाब हैज टू पे अ वॉर कंपनसेशन ऑफ इंडिमनिटी। नवाब हैज टू पे अ वॉर कंपनसेशन या इंडिमनिटी ऑफ 50 लाख, 50 लाख टू कंपनी। और इसको कभी कभी भारत में की गई पहली सब्सिडरी ट्रीटी भी कहा जाता है।
इसी ट्रीटी में तय किया गया था कि अब अवध में कंपनी की एक सेना रहेगी जिसकी मेंटेनेंस का खर्चा अवध का नवाब पे करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको पहली सब्सिडरी ट्रीटी भी कही जाती है। Our regiment was to be kept in Awadh. A regiment of company was to be kept in Awadh for its security. And Awadh has to pay the maintenance charge for this regiment. सब्सिडरी जब अलायंसेस पढ़ेंगे तो ये सब नॉर्म्स थे, उसके आगे जब सब्सिडरी अलायंसेस शुरू होगा। Has to pay the maintenance for this regiment. तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, who was the first स्टेट ऑफ इंडिया जो जिसने सब्सिडरी अलायंस की थी, और यहाँ पर हाँ, मेन तो सैलरी है ना, और मेंटेनेंस क्या करना है, मेन तो सैलरी है। ठीक है, अब देखिए कंपनी ने क्या किया, मुगल बादशाह को कितने रुपए देने हैं, 23 लाख। अवध से कितने ले लिए, 50 लाख। अभी अभी और सुनो, रुको रुको, अभी बाकी है। सितंबर 30 सितंबर 1957 अगली डेट थी क्या, 1757 30 सितंबर 1765 पेंशनर ही हो गए, पेंशनर हो चुके। चलिए चलिए, ऑन 30 सितंबर 1765 30 a treaty was established with Najibuddaulah in which company agreed to pay an annual amount of 53 lakhs, an annual amount of 53 lakhs in lieu of निजामत पावर। निजामत पावर के बदले कंपनी 53 लाख रुपए बंगाल के नवाब को दी। अब बात समझ में आई, इनको 26 लाख रुपए में दीवानी पावर और 53 लाख रुपए में ये। लेकिन ये जो पैसा होगा कैसे देना है, जो पैसा है ये कैसे देना है, चूंकि दीवानी पावर कंपनी के पास है तो उसी बंगाल के रेवेन्यू से पैसा देना है, समझे। तो 23 लाख रुपए उनको देना है, 50 लाख रुपए अवध से ले लिए, 53 लाख रुपए देना तो है, लेकिन इतना प्रॉब्लम, इस पैसे की लेन देन में कंपनी अब एक्चुअल पावर बन चुकी बंगाल की। दीवानी पावर उनसे ले ली, निजामत पावर इनके ले ली। अब शुरू होगा भैया डुअल सिस्टम, डुअल सिस्टम, क्योंकि अब दोनों पावर आ चुकी है। अब 1765 का डुअल सिस्टम, अगला पॉइंट, बात समझ में आ गई। दीवानी पावर निजामत पावर कैसे मिली, डुअल सिस्टम। अब ये करेंगे कल। हाँ बंगाल, हाँ हाँ, ये पहले सूबेदार का मतलब यही होता है तो उसके निजामत पावर है, सूबे का हेड सूबेदार, उसके पास निजामत पावर इनहेरिट थी, मतलब उसके पास थी। विवाद अलग का पॉइंट की जाती थी। 7-8 मिनट बचा है, डुअल सिस्टम हो नहीं पाएगा। अब शांति थोड़ी देर भैया, अभी हम मौजूद हैं।
मनसबदार और जागीरदार में क्या डिफरेंस है? मनसबदार और जागीरदार में क्या डिफरेंस है? हाँ भैया, रेवेन्यू क्या? मनसबदार और जागीरदार में क्या? अच्छा, जागीरदार क्या करते थे? मनसबदार को ये सैलरी देने का तरीका था। जब मनसबदार को कैश में सैलरी दी जाती थी तो उसे कहते थे नकदी मनसबदार। जब मनसबदार को जागीर दी जाती थी कि जागीर से भैया जो रेवेन्यू कलेक्शन होना तो अपनी सैलरी ले लेना, उसी मनसबदार को जागीरदार कह दिया जाता है। दोनों एक ही सैलरी के तरीके में समझा जाता है। समझ बात आ गई? मान लीजिए आप हैं, आपको मैंने सैलरी, आप मनसबदार हैं, आपको मैंने सैलरी दी तो आप हो गए नकदी मनसबदार। अगर मैं आपको अलीगंज की जागीर दे दे रहा हूं कि भैया इस जागीर को जो रेवेन्यू कलेक्शन होगा सब में खर्चा ले लेना, तो आप ही मनसबदार हैं, आपको जागीरदार कहने लगेंगे। बस वहां पर परिवर्तित हो जाते थे जब वो उनको जागीर दे दिया। चेंज ट्रांसफरेबल पोस्ट, ट्रांसफरेबल पोस्ट चाहिए। मान लीजिए आप मनसबदार हैं, आपको मैंने मनसबदार पद है, जब आपसे मनसबदारी ले ली गई तो आपसे ऑब्वियस सी बात है जागीरदारी भी आपकी खत्म हो गई। नहीं लेगा, आपके पास वो जागीर फिर वापस ले ली जाएगी, जागीर को फैबाकी लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फिर नई जागीरें दी जाएंगी वहां से। और कुछ पूछना है? टाइम को यूटिलाइज किया करो, अगर 5 मिनट रह गया है तो कुछ पूछा जा सकता है। हाँ भैया सुन लो एक चीज और, चलो अब आप लोग तो शांत नहीं होगे तो हम भी कुछ बोले। देखिए डुअल सिस्टम में पढ़ाना नहीं चाह रहा, रीजन ये अगर पूरा हो नहीं पाएगा तो फिर से मुझे कल पूरा पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए 5 मिनट पहले मैंने खत्म कर दिया। अब आ जाता है ब्लैक होल इंसिडेंट पे। उस समय के उस समय के जितने भी कंटेम्परेरी हिस्टोरियंस थे, किसी ने भी ब्लैक होल इंसिडेंट का जिक्र नहीं किया। इन केस अगर ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ भी था तो सिराजुद्दौला की गलती नहीं थी। द रीजन वॉज, उसने थोड़ी ना कहा होगा कि प्रिजनर के काल कोठरी बंद करो, वो तो जो डोर कीपर होगा, चौकीदार था, ये गलती उसकी थी। ये तो केवल और केवल चर्चा तो कब शुरू हुई? जब जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया जब लिखी है, अब जेम्स मिल मत पूछना कौन है, आगे की बात करेंगे। जब जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी है तब वो पहली बार चर्चा, ये हॉलवेल की चीज को अपने बुक्स में जोड़ता है। कंटेम्परेरी हिस्टोरियन ने किसी भी चर्चा नहीं की है ये, क्योंकि जब यही जो 1800 के आसपास बनता है ना, फोर्ट विलियम कॉलेज का बना नहीं, 1800 के आसपास फोर्ट विलियम कॉलेज, जब जहां पे आए हुए आईसीएस लोगों को पढ़ाई दी थी, उनको पढ़ाते थे यहां पे फोर्ट विलियम कॉलेज को, तो उस फोर्ट विलियम कॉलेज को जो प्रोफेसर थे वो जेम्स मिल कुछ दिन के लिए आया, या उसके पढ़ाए हुए व्यक्ति यहां पर आके पढ़ाने लगे, वो उन आईसीएस के ऑफिसर्स को ये इवेंट बताने लगे कि हम यहां पे आए हैं तो हमारे साथ इतना बुरा किया गया था, हमारे साथ ब्लैक होल इवेंट हुआ था, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। अपनी गलत चीजों को सही ठहराने के लिए एक ब्लैक होल इवेंट को इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि अगर सही भी था तो सिराजुद्दौला की गलती नहीं थी। वो बात अलग है कि एक तो पहले तो मोनार्की है, आज डेमोक्रेसी है, तो कोई कुछ घटना हो जाती है हम प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं, प्रधानमंत्री इस्तीफा थोड़ी ना दे देता है, नहीं देता ना। या अगर मेजोरिटी में कोई गवर्नमेंट सेंटर बैठी हुई है, स्टेट इलेक्शन में अगर वो हार जाए, ये थोड़ी ना कहते प्राइम मिनिस्टर हार गया, अरे भैया स्टेट के अलग मैटर्स है, सेंटर के अलग मैटर्स है, तो सिराजुद्दौला को किस आधार पे आपने जिम्मेदार ठहराया, ये एक पॉइंट था। लेकिन चूंकि मैंने कहा कंपनी की नजर अब क्लास या बंगाल पे थी, उसको एक मुद्दा चाहिए था, बस वो मुद्दा ब्लैक होल बन गया।
ठीक है, मुद्दा बन गया या बनाया गया। हाँ भैया। क्लाइव, क्लाइव गवर्नर्स में क्लाइव है। हाँ भैया। बाकी कल से एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कर देंगे, डुअल गवर्नमेंट, वॉरेन हेस्टिंग का इजारेदारी सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम जो भी है करने वाला। अब जैसे जैसे गवर्नर जनरल्स आएंगे, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हुए, अब हम देखते चलेंगे। उसी के बीच बीच में जो वॉर्स हो रहे हैं जहां की स्टेट्स के साथ, मैसूर के साथ, मराठा के साथ, पंजाब के साथ, सिंध के साथ, ये सब हम धीरे धीरे उसी में ऐड ऑन करते चलेंगे। अब गवर्नर्स के साथ ही चलेंगे, ठीक है। एक्चुअल में कौन सा भी मैंने बताया, कौन सा बताया बताइए। मुर्शीद कुली खान ने इजारेदारी सिस्टम शुरू किया।